Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So here I am going to start 9th class science worksheet number 54 and the new chapter gravitation, universal law of gravitation. This is the topic of today. What is gravitational force and what is its importance? So today we will study about what is gravitational force. तो उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि आप एक्सपीरियंस कर पाएँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ से अगर कोई सिक्का आपके हाथ से गिरता है या कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है जो भी आपने पकड़ी हुई है, वो हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरती है? चाहे आपके हाथ से पानी गिर जाए या ग्लास गिरे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, पेंसिल है, इरेजर है, कोई सिक्का है या कुछ भी है, तो वो नीचे की साइड ही क्यों गिरता है? अर्थ की साइड ही क्यों गिरता है, ज़मीन की तरफ? ऐसा क्यों नहीं होता कि हाथ से छुट के वो ऊपर की साइड जाए? या फिर जो भी यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है वो है ऑन ऑब्जर्विंग दैट द राइपेंड एप्पल ऑलवेज फॉल्स ऑन अर्थ, कि जो पका हुआ एक फल है, एप्पल है या कोई भी फल है, वो नीचे की साइड ही क्यों गिरता है? न्यूटन डिड्यूस दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय अ फोर्स। तो ये क्या है, न्यूटन ने किया था, ये जो लॉ दिया था, तो उन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, एक फोर्स लगाती है और उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मून विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ कॉन्टिन्यूसली एक्सपीरियंसेस अ सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बाय अर्थ बट दे नेवर कोलाइड। क्या बोल रहे हैं? जैसे हम जानते हैं कि अर्थ है ये, और अर्थ को कौन रिवॉल्व करता है? मून। और सन को कौन करती है? अर्थ करती है। ये इसके चारों ओर घूम रही है और मून इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अर्थ का भी वही है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और इसका भी वही है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये कभी भी कोलाइड नहीं करते, आपस में टकराते नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से है? सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, बाकी सारे प्लैनेट भी सन के अराउंड हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपस में क्यों नहीं टकराते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूडेड दैट all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सारे जो प्लैनेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एनी एटम्स, कोई भी दो, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, सबके बीच में लगता है, सब अपनी ओर दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो कंसिडरेबल कहाँ होता है, दिखाई कहाँ देता है? जो बड़ी ऑब्जेक्ट है। जैसे अर्थ ने हम सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखा है। हम कहाँ गिरते हैं? कहीं से भी गिरेंगे, कितने भी ऊपर से गिरें, कहीं से भी गिरें, नीचे की साइड ही आके गिरेंगे। कोई भी फ्रूट है, छत से कोई ऑब्जेक्ट गिराई है, कहीं से भी है, वो कहाँ गिरेगी? अर्थ की ओर गिरेगी। तो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो हम इसके लिए एक इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे इस वाली इमेज में आप देख रहे हो, ये क्या है? ये अर्थ है और ये किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है? सन के चारों ओर करती है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि सन की जो ग्रेविटी है वो उसको पुल कर रही है अपनी साइड, और सन का साइज क्या है? अर्थ से बड़ा है, तो अर्थ उसकी साइड पुल हो रही है और उसी की जो ऑर्बिट होती है उसमें घूमती रहती है। ऐसे ही जो मून है वो क्या है? सैटेलाइट है अर्थ का, और हर जो सारे प्लैनेट है सबके पास अपने मून है मोस्टली। मून मतलब उनके जो सैटेलाइट हैं। तो ये क्या है? मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ऐसे ही। तो ये सब क्या है? अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको पुल कर रही है अपनी साइड मून को, इसलिए मून अपनी जगह पे घूम रहा है उसी जो इसका ऑर्बिट है अर्थ का उसमें, और उसको क्या कौन खींच रहा है? अर्थ अपनी साइड खींच रही है उसको। ठीक है, और इस वाले उसमें देखेंगे पिक में, तो इसमें क्या है? जो ये फ्रूट है, एप्पल है या कोई भी फ्रूट है, वो क्या होता है? जो गिरते हैं नीचे, चाहे हम उसको तोड़ें या फिर वो पके हुए फ्रूट है अपने आप गिरे, वो किधर की साइड गिरेंगे? हमेशा नीचे की साइड ही गिरेंगे। कोई बर्ड है, उड़ रही है, किसी ने उसको टारगेट किया है, तो वो भी, उसको चोट लगती है तो वो भी कहाँ गिरेगी? नीचे की साइड गिरेगी। तो हम देख रहे हैं कि कितना भी ऊपर हो कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी, वो सारे कहाँ गिर रहे हैं? नीचे की साइड ही आकर गिरते हैं। तो वो किसकी वजह से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब आगे देख लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ली गई हैं इसके अकॉर्डिंग, एक है ये वाली और दूसरी है ये वाली। इसका जो मास लिया है वो है m1 और इसका मास है m2। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फोर्स है यहाँ पे जो F है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये सॉरी इन्होंने नेक्स्ट लाइन में दिया भी हुआ है, ये है यहाँ पे। तो अब हम इसको देख लेते हैं। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स के ये इस पूरी लाइन के अलोंग लग रहा है जो उन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन करती हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m एंड स्मॉल m, अगर एक का कैपिटल M है और स्मॉल m है, एंड लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम फ्रॉम देयर सेंटर्स, और d क्या लिया है, जो बीच की डिस्टेंस है उनके सेंटर से। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बी f, अगर हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको f ले रहे हैं तो उससे हम क्या फॉर्मूला आगे बनाएंगे, एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स f बिटवीन दैम इज, फोर्स क्या होगा जो उनके बीच है। अब देख लेते हैं, पहला पॉइंट है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके उनका जो एक प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। कैपिटल M एक ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल m दूसरी ऑब्जेक्ट का मास है। सेकेंड पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम फ्रॉम देयर सेंटर्स। जो उनके सेंटर से लिया गया है वहां से डिस्टेंस है जो, उसको यहाँ पे क्या लिया है, d लिया है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, d स्क्वायर के। तो f प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब नीचे की साइड होता है, जैसे यहाँ पे है f प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। अब इसका मतलब भी बताएंगे क्या है आगे, तो और फिर देख लेते हैं आगे हम इसको। अब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब इन दोनों को कंपाइल करें तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, पहले वाले को और दूसरे को एक ही इक्वेशन में पुट करें, इनकी जो इसको क्या निकलेगा फिर, f प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय d स्क्वायर। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, ये हमेशा जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तब होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसको हटाने के लिए यहाँ पे जो लिया है कांस्टेंट वो कौन है, कैपिटल G। तो क्या फॉर्मूला बना अब यहाँ पे, F इक्वल टू G, वो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। तो जो न्यूमेरिकल हैं वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि पहले ही समझाया, जो दोनों के मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों का उसके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इसलिए अपॉन में है यहाँ पे। और कैपिटल G क्या है, जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हियर G इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं G से। तो इट एक्सेप्टेड वैल्यू इज, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से आई, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे हमें पता है कि जो मास है उसकी क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो G इक्वल टू, जब हम निकालेंगे यहाँ से 1 मिनट, जब हम G इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो आएगा निकल के F और d स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, d स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, ये आ जाएंगे नीचे की साइड। तो कैसे निकालेंगे इसका, जब पहले हम देखेंगे F फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो आ गया न्यूटन। उसके बाद जो डिस्टेंस है उसकी क्या होगी, मीटर, और स्क्वायर है इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारा कैपिटल M और स्मॉल m, दोनों का क्या है किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट आपको याद नहीं करनी है, फॉर्मूला आप याद करोगे तो ही इसकी यूनिट ऐसे ही निकल जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, यह है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी बड़ी डिस्कवरी क्यों थी, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इसकी डिस्कशन है। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सप्लेन्ड
सेवरल फिनोमेना, सम ऑफ देम आर। ये बहुत सारे फिनोमेना है ऐसे, तो जैसे अभी भी एग्जांपल बताए थे कि कोई भी चीज़ नीचे की ओर ही क्यों गिरती है, हम कैसे खड़े हो पाते हैं, हम कैसे चल पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे ठीक से काम कर पाती है, प्लेनेट कैसे अर्थ के जो सन के चारों ओर हैं वो कैसे रिवॉल्व कर पाते हैं, ऐसे ही जो मून है और भी प्लैनेट्स के सैटेलाइट हैं वो कैसे उसके चारों ओर रिवॉल्व कर पाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। तो देयर आर सम एग्जांपल्स we should see here. Number 1 is the force that binds us to the earth. पहला क्या है, फोर्स है जो हमें अर्थ से बाइंड किए हुए है। जैसे हम जानते हैं कि ये अर्थ है, अब ये तो है नहीं कि हम इसकी सेंटर में हैं और हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम यहाँ पे टिके हुए हैं, ऐसा नहीं है। सेंटर में क्या है, अर्थ क्रस्ट, मेंटल, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे बीच में, और हम लोग कहाँ पे हैं, जो ये बाहर सरफेस है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, फिर पूरा स्पेस है, हमारा एनवायरनमेंट है और फिर स्पेस है। तो हम यहाँ पे कैसे रुके हुए हैं, हम रुके हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अर्थ अपनी साइड पुल कर रही है, हम उसकी वजह से रुके हैं। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम गिरेंगे, सारे के सारे उड़ेंगे इधर से उधर, क्योंकि हमें कुछ भी बाइंड अप करने के लिए ऐसा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि जो मून है उसका भी कैसे है, जो अर्थ है उसके चारों ओर मून करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका भी मोशन कैसे होता है, उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। जो अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको पुल करके रखी हुई है और उसके चारों ओर वो फिर घूम रहा है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, द सेम थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि जो प्लैनेट्स हैं वो भी सन के चारों ओर घूम रहे हैं, वो भी किसकी वजह से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। द नेक्स्ट पॉइंट इज the tides increase or decrease in the water level in sea due to the moon and the sun. हमें पता है कि जो समुद्र है, जो सी है, उसमें क्या है, टाइड्स आते रहते हैं। टाइड्स क्या होती हैं, लहरों का ऊपर जाना, नीचे, ऐसे ये जो होते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो ये क्या है, टाइड्स आते रहते हैं समुद्र में। तो ये क्यों होते हैं, ये भी किसकी वजह से होते हैं, मून और सन की वजह से होते हैं। जो वाटर का लेवल कभी बढ़ता है कभी कम होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, मून हमारे पास है, पृथ्वी के जो जैसे अर्थ है उसके पास कौन पड़ता है पहले, जैसे मून है बिल्कुल, तो वो भी क्या है, उसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, उसकी जो लेवल है वो ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो उसकी वजह से ही वो आते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। अब रिवर में भी जो वाटर का फ्लो है, हम देख रहे हैं कि जैसे पहाड़ों से रिवर आ रही है बहते हुए, और वो एक ही उसमें बह रही है, ऐसा नहीं है कि रिवर कहीं और है और पानी कहीं और चला गया कभी। ये भी कैसे है, ग्रेविटेशनल की वजह से ही पानी को होल्ड किया हुआ है रिवर्स ने भी। नेक्स्ट है फॉर रेनफॉल। रेनफॉल हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे की साइड ही आती हैं, देखा है ना, कभी ऐसा भी होता है कि रेनफॉल नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, ऐसा नहीं होता, किधर होगा, ऊपर से हमेशा नीचे की ओर। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ है वो रेन ड्रॉप्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से नीचे ही की तरफ ही आएगा। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। द क्वेश्चन नंबर वन इज write universal law of gravitation. So you can write your answer from here, universal law of gravitation, there is your answer, this one. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this is known as universal law of gravitation. तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप इतना यहाँ पे लिखोगे कि क्या है, इन्होंने ये पूछा है, और उसमें आप ये इसका ये फॉर्मूला भी दे सकते हो, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यू कैन राइट योर आंसर फ्रॉम हियर, दीज आर सम पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर आंसर। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो यू कैन राइट दीज points we have discussed earlier. Okay students, now move on to question number 3. What would have happened if there was no gravitational force? Write your views कि अगर gravitational force होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये है what would have happened if there was no gravitational force. Write your views. आंसर में आप लिखेंगे, इफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स वी वुड जस्ट फ्लोट इन द एयर एज द अर्थ वुड नॉट अट्रैक्ट अस। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो अर्थ हमें अट्रैक्ट नहीं करेगी और हम इधर उधर उड़ते रहेंगे।
क्योंकि कुछ ऐसा होगा ही नहीं अट्रैक्शन फोर्स जो हमें बाइंड करके रखे अर्थ से. नाउ इफ there is the case the sun will also not have a gravitational pull, so the earth will start wandering in the space. तो अगर दूसरे केस में क्या है कि अगर सन में भी ग्रेविटेशनल पुल ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वो प्लैनेट्स को पुल नहीं करेगा, तो अर्थ तो क्या जो सारे प्लैनेट हैं इधर उधर पागलों की तरह वो भी भटकने लग जाएंगे. ठीक है, तो कोई भी ग्रेविटेशनल पुल रहेगा ही नहीं. So now back to our worksheet. The question number 4. What does G denotes in the equation of gravitation, universal law of gravitation, and what is its value? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि G denotes in equation. G किसको डिनोट कर रहा है? G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो आंसर में आप लिखेंगे G denotes in the equation for universal gravitational constant. And the value of it is 6.673 into 10 की power minus 11 Newton meter square upon kilogram square. Okay students? So we have completed our worksheet. I hope you all understood the worksheet. Thank you for watching.